हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं कि आ सकते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर हमने ऑलरेडी पार्ट 4 कवर कर चुके हैं, जो काफ़ी टाइम पहले मैंने कवर किए थे। मैं वापस से इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 5 की। तो देखते हैं पार्ट 5 के अंदर। देखिए, ये जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वन डे एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एसएससी के एग्ज़ाम्स बेसिकली आपके आने वाले हैं जुलाई और अगस्त की ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे वन डे एग्जामिनेशंस आपके कंडक्ट होने वाले हैं अपकमिंग मंथ के अंदर। ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डिजीज़ कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो किस टाइप की डिजीज़ जो है बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से देखने को मिलती हैं। ये बेसिकली डिजीज़ होती हैं डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, जो वो डिजीज़ जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से या न्यूट्रिएंट की वजह से हो रही हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस तरीके की जो बीमारी है उन्हें क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली ये टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ होना चाहिए था, तो डेफिशिएंसी डिजीज़, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक डिजीज़ का नाम लिखा गया है स्कर्वी। तो जो स्कर्वी है ये किस चीज़ की वजह से होती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी की कमी की वजह से क्या बीमारी होती है हमें, स्कर्वी। एंड एक है यहाँ पर बेरी बेरी डिजीज़ जो है ये आपका होती है विटामिन B1 की वजह से। किसकी वजह से, विटामिन B1 की वजह से आपको देखने को मिलती है। कुछ और डिजीज़ की बात करें तो जैसे होती है एक रिकेट्स नाम की जो बीमारी है ये आपको देखने को मिलेगी विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये देखने को मिलती है। एंड अनीमिया जो है एक डिजीज़ है, अनीमिया आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दी आयरन की कमी की वजह से अनीमिया आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेल सिस्टम एसोसिएटेड। अब देखिए, ब्रेल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में एक नाम आता है, वो है लुईस ब्रेल का। ठीक है, लुईस ब्रेल। तो लुईस ब्रेल वो व्यक्ति हैं जो बेसिकली खुद ही विजुअली चैलेंज थे, उन्हें मतलब प्रॉपरली विजिबल नहीं था, वो खुद एक कहा जाए तो दृष्टिहीन व्यक्ति थे। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति थे लुईस ब्रेल, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया किनके लिए, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है। ठीक है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए एक सिस्टम डेवलप किया और उसे पब्लिश किया कब, 1821 के अंदर। देखिए, ये ईयर हो सकता है कभी पूछा जाए किसी मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इन्होंने ये डेवलप किया और इस सिस्टम के अंदर जो ब्रेल सिस्टम था, इसके अंदर 63 डॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने डॉट्स, पैटर्न्स आपको या कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे ब्रेल सिस्टम के अंदर, 63। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है रीड करने का और लिखने का, मतलब पढ़ने का और लिखने का, फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, जिसे कहा जाता है ब्रेल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेल सिस्टम किस चीज़ से संबंधित है, ये संबंधित है विजुअली चैलेंज्ड पीपल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन इफ एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। देखिए, क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब आप लोग घरों पे कई बार
जो लोग घरों पे कुकिंग करते हैं, तो जब खाना बनाते हैं कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर या भगोने के अंदर, तब क्या होता है कि कई बार पानी ज़्यादा डाल देते हैं, डल जाता है, ठीक है। तो बाद में क्या करते हैं, उस पानी को हम निकाल के फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस एक्सेस वाटर जो आपने रिमूव कर दिया उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको बताना है। टेस्ट का लॉस होता है यहाँ पर? नहीं, टेस्ट का लॉस नहीं होता है। ऑयल का लॉस ये भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। क्योंकि देखिए, जब आपने फूड पकाया, खाना पकाया, तो जो आपके खाने की, जैसे आपने दाल पकाई, तो दाल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर मिल गए। अब आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर था उसको आपने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हो गए, लॉस हो गए, वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो, कहा जाए इसे, ये हम ये कह सकते हैं कि जो हॉट वाटर आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर आपने रिमूव कर दिया पैन से या अपने कुकर से, तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूट्रिएंट आपके चले गए, वो क्या हो गया, आपके लिए अनहेल्दी हो गया। मतलब न्यूट्रिएंट ही चले गए, तो वो आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, डैश आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसे आप CHO कहते हैं, CHO के नाम से भी हम इसे जानते हैं। CHO से कौन सी चीज़ें बनी हैं, तो CHO से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट आपका बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही क्या कहा जाता है, बेसिकली इसे कम कहें तो हेल्थ, दो टाइप के फूड होते हैं, एक होता है आपका हेल्दी फूड, ठीक है, और दूसरा होता है अनहेल्दी फूड। तो इन दोनों टाइप के, हेल्दी और अनहेल्दी टाइप के फूड्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर जो हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा ब्रेड्स के अंदर, जो हम ब्रेड्स वगैरह मॉर्निंग में ब्रेड खाते हैं, बीन्स के अंदर मिलेगा, मिल्क के अंदर मिलेगा, और जो पॉपकॉर्न्स हम मूवी देखते हुए खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। पोटैटो के अंदर भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। कुकीज़ हो गए, कॉर्न्स हैं, चेरी पीज़ हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन सब के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये कई वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में देखने को मिलता है, और ये जो मोस्ट कॉमन या अबंडेंट सोर्स की हम बात करें, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा शुगर के अंदर, फाइबर एंड स्टार्च के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें, अगर जो ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है आपका, ऑक्सीजन के अंदर फैट की मात्रा क्या होगी, कम होती है, ये होती है लेस। और इसी ऑक्सीजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये समझनी है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, आप सबको पता है। उसके अंदर फैट की जो मात्रा है या क्वांटिटी है, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस होता है इन फैट के अंदर, ठीक है। फैट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स में लिखा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दोनों का मतलब सेम है, दो अलग अलग तरीके हैं लिखने के, ठीक है। फैट जो है, फैट आर मोर देन ट्वाइस, बेसिकली यहाँ पर कहा जाए, अगर जो हम मोर देन ट्वाइस की बात करें, और अगर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैट की, तो फैट की कैलोरिक वैल्यू की बात करें यहाँ अगर जो, तो फैट के अंदर ट्वाइस कैलोरीज होंगी, मतलब जो कैलोरीज की क्वांटिटी है वो फैट के अंदर डबल होगी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि इसे अगर जो मैं इसे रब कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, एक सेकंड, हाँ जी।
देखिए अगर जो हम यहाँ पर इसको और समझना चाहें तो अ ग्राम ऑफ फैट, मतलब 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 9 कैलोरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वहीं 1 ग्राम ऑफ आपका जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर आपका प्रोटीन है उसके अंदर आपको अराउंड 4 कैलोरीज आपको देखने को मिलती है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए सिंपली कि जो कैलोरीज की क्वांटिटी है वो फैट के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। ये चीज़ आई होप सो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया था डिफरेंस, तो हम इस क्वेश्चन के डिफरेंस वाले पार्ट को देखते हैं। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज लेस इन फैट एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ हमने सबसे पहले ही डिस्कस करी थी, तो यही एक मेन डिफरेंस है। मोर नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर रिफर्स टू द लाइव स्टॉक राइजिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। देखिए लाइव स्टॉक, जब एग्रीकल्चर के अंदर लाइव स्टॉक की जब हम बात करते हैं तब हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि रेस करता है राइजिंग, बेसिकली राइजिंग लाइव स्टॉक और सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में बात करेगा, जो कि मैनेज करता है बेसिकली किन किन चीज़ों को मैनेज करता है। ये मैनेज करता है मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेगा, जिसके अंदर जेनेटिक क्वालिटीज़ एंड एनिमल बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स होता है बेसिकली, या फिर हम इसे कहें स्टडी ऑफ रॉक्स आप कह सकते हैं। और इस स्टडी ऑफ रॉक्स के अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इग्नियस रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक की और सेडिमेंट्री रॉक की। ये 3 टाइप की जो बेसिक रॉक्स होती हैं इनके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं अंडर द पेट्रोलॉजी। एंड वेटरनरी साइंस जो होता है ये क्या होती है, बेसिकली एक ब्रांच है मेडिसिन की। मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि डील करती है प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, PMDT, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, डिसऑर्डर्स और इंजरीज जो भी एनिमल्स को होती हैं उनको डिटेक्ट करके ट्रीट करने का काम जो है वेटरनरी साइंस करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस था इनके बीच में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, बाय व्हाट नेम इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स इन द बॉडी नोन। बॉडी के अंदर अगर जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो बॉडी के अंदर जब विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है उसे कहा जाता है एविटामिनोस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एविटामिनोस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगर जो हम बात करें, ये तो हो गई क्वेश्चन की बात आंसर की। अब ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी विटामिन्स बॉडी के अंदर होती हैं, बॉडी के को ज़रूरत होती है, बेसिकली कई सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसकी अगर जो थ्रू फूड और थ्रू नेचुरल रिसोर्सेस अगर जो उनकी क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो उस डेफिशिएंसी को ये कहा जाता है एविटामिनोस। अब यहाँ पर आपके जो विटामिन्स हैं ये 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल कितने होते हैं, ये आपके 4 टाइप के विटामिन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। कौन कौन से ये 4 होते हैं, ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 होते हैं फैट सॉल्युबल। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। ये कितने होते हैं इन नंबर्स, हम बात करें यहाँ पर तो ये 9 होते हैं इन नंबर्स में। ठीक है, और इसके अंदर आपके विटामिन सी आता है, और जितने भी विटामिन बी के जितने भी पार्ट है, B12, B21, जितने भी आपने इस तरीके के नाम सुने होंगे वो सारे जो हैं आपके इसके अंदर आते हैं वाटर सॉल्युबल के अंदर। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपके फैट सॉल्युबल्स हैं, फैट सॉल्युबल कौन से, ये वाले फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोर इजीली बाय द बॉडी के द्वारा बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स या डाइटरी फैट के अंदर। ठीक है, तो और क्योंकि देखिए जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये
अंदर कंज्यूम हो गए, और वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो स्टोर्ड नहीं होते बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपसे बात करी गई है ग्वाइटर। तो ग्वाइटर क्या होता है, ये आपका किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। ब्लाइंडनेस जो है, देखिए ब्लाइंडनेस, अब ब्लाइंडनेस के कई सारे कारण हैं, जैसे कि एक है एज रिलेटेड, कि भाई उम्र बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से कई बार आपका विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। कैटरैक्ट की वजह से होता है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है, ग्लूकोमा जब बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसकी वजह से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड आपका जो अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर है उसकी वजह से भी जो ये है ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चूज द क्रॉप दैट वर ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन यूजिंग द ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन यूजिंग द हाई यील्डिंग सीड्स। तो वो कौन कौन सी सीड्स हैं आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं, एक है MS स्वामीनाथन का, MS स्वामीनाथन, ये कौन है, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, दूसरा नाम है नॉर्मन बरलॉग। नॉर्मन बरलॉग कौन है, ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये दो नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्रॉप्स को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फॉर द हाई यील्ड सीड्स के लिए। तो इसके अंदर जो क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं, एक तो वीट आता है। ठीक है, वीट है यहाँ पर, देखिए वीट आपको कई जगह मिलेगा, यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी है। ठीक है, वीट के साथ है राइस, मेज़। अब देखिए राइस है यहाँ पर, मेज़ है, एंड यहाँ पर राइस तो है, मेज़ नहीं है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो आपका कट गया। राइस मेज़ है, यहाँ पर भी है मेज़ एंड राइस। चलिए फिर हम बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका नंबर ज्वार एंड मिलेट्स का। तो ज्वार एंड मिलेट्स यहाँ पर हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये कब बोई गई थी, मतलब बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो था आपका 1966 के दौरान। अब यहाँ पर जो ये तो क्रॉप्स थी, इतनी सारी क्रॉप्स में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, बट यहाँ पर जो मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्डर रहा क्रॉप का, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सबसे ज़्यादा ग्रोथ बेसिकली देखने को मिलती है, वो किन किन के अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है वीट के अंदर और साथ में राइस के अंदर। इन दो वेराइटीज़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए स्टेम के फंक्शन की बात करें तो स्टेम जो है आपका वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ये ट्रांसफ़र करेगा वाटर को या मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका आएगा ही, लीव्स तो कर ही रहा है और साथ में फूड और मिनरल्स को भी, या वाटर और मिनरल्स को भी, जो रूट से, जो रूट है, रूट से आपका यहाँ तक ऊपर ऊपर इस तरीके से मूवमेंट का काम करता है। और क्या करता है, बियर करता है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ये भी करेक्ट है आपका। स्टेम जो है, स्टेम के अंदर लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। होल्ड द प्लांट अपराइट, जब प्लांट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने का काम भी कौन करता है, स्टेम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब देखिए फ्लावर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेमन है, एंथर है। एंथर देखिए ये वाला फ्लावर है, ये जो डंडा सा दिख रहा है फिलामेंट है, एंथर है आपका पेटल्स जो इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं, सेपल्स आपका ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जहाँ से ओरिजिनेट होता है सेपल, ओवरी आपका ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्टाइल जो है ये है, स्टिग्मा, टॉप पोजीशन, पिस्टल, इस पूरे सिस्टम को पार्ट को कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर,
सेपल, पेटल, स्टेमन सारे हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनमें से बताना है आपको इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए सॉरी नॉट कमी, बेसिकली विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको क्या करता है, हेल्दी रखता है। तो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा है इनकरेक्ट। विटामिन B1 हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वोंड। देखिए जो घाव होते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है तो उन घावों को भरने के लिए जो विटामिन एसेंशियल होता है वो आपका विटामिन के होता है, ना कि विटामिन B1। विटामिन B1 जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है फॉर द डाइजेशन, बेसिकली हम बात करें यहाँ पर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये विटामिन B1 जो है वो हीलिंग ऑफ वुड्स के लिए बेसिकली इस्तेमाल नहीं होता। एंड विटामिन सी जो है वो आपका क्या करता है, इज ईजिली डिस्ट्रॉय द हीट एंड वाइल कुकिंग। बेसिकली जब आप विटामिन सी जो है जब हीट दोगे, किस विटामिन सी जो है आपका कहाँ मिलता है, लेमन्स वगैरह में, उसको जब आप गर्म कर दोगे तो जो उसका जो बेसिकली जो नेचर है वो क्या कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और विटामिन सी जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट डिजीज से। विटामिन डी हेल्प करता है बॉडी को यूटिलाइज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। स्टंटेड ग्रोथ इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलती है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। बेसिकली यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको देखने को मिलेगी, प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये स्टंटेड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, मेन फंक्शन ऑफ रफेज। अब रफेज क्या होता है, देखिए अब रफेज एक वर्ड है जो इसको आप इस नाम से जानते होंगे। रफेज का मतलब आप इसे कह सकते हो फाइबर्स। जब हम खाने में फाइबर्स के बारे में बात करते हैं ना कि भाई हमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर को कंज्यूम करना चाहिए फूड में, तो उसे ही रफेज कहा जाता है। ये फूड का वो पार्ट है जो कि बीन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स या नट्स, ग्रेन से हमें मिलता है, जो कि ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होता। ये फाइबर जो है वो बॉडी के अंदर ईजिली ब्रेक डाउन या ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, और ब्रेक नहीं होता तो ये आपके बेसिकली अनडाइजेस्टेड होता है। तो ये अनडाइजेस्टेड होने की वजह से ये क्या करता है, बॉडी से जितना भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो आपके कार्सिनोजेनिक या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उनको क्या कर देता है, फ्लश आउट कर देता है। मतलब एक तरीके से जो भी, जैसे आपने मैदा खाया तो वो आपकी जो इंटेस्टाइन है वहाँ चिपक गई, तो उसके बाद फिर आपने जैसे ये फाइबरस फूड खाया जिसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उन चिपके हुए स्टिकी पार्ट्स को निकालेगा, पकड़ेगा, अटैच करेगा साथ में, और उन्हें थ्रू द यूरिन थ्रू द बेसिकली एक्सक्रीटा आपको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेन फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर मूवमेंट ऑफ बाउल रहेगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ बाउल मतलब वो एक तरीके से बाहर निकाल देता है आपका जो भी हार्मफुल चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट ट्रू न्यूट्रिएंट इन मिल्क। नॉट ट्रू न्यूट्रिएंट इन मिल्क के बारे में बात करी गई है। तो देखिए मिल्क जो है वो आपका सोर्स होता है। मिल्क जो है यहाँ पर हम बात करें तो मिल्क इज़ अ सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन फ्लेविन का सोर्स होता है, विटामिन B12 का सोर्स होता है, एंड साथ में थायमिन का सोर्स होता है। ठीक है, और ये बेसिकली रिच होता है इन कैल्शियम के अंदर। इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। और विटामिन सी जो है वो बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। कौन सा नहीं होता है, देखिए विटामिन सी जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नॉट ट्रू पूछा था तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का सोर्स होता है, विटामिन डी होता है आपका, एंड प्रोटीन का सोर्स तो रहता ही है। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पूछा गया है
विद रेफरेंस टू रेटिना, रेटिना के संदर्भ में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, देखिए रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्वस सिस्टम। देखिए रेटिना, ये पहली तो स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है, सॉरी सही है, नॉट गलत है, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। रेटिना कंटेन करता है बहुत सारे नर्वस सिस्टम को, नर्व सिस्टम को, और ये एक सेंसेशनल फेल्ट होता है बाय द नर्व सेल, और जो कि ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की हेल्प से, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन को नर्व सेल्स ट्रांसफ़र करते हैं टू द ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर दो टाइप्स के आपको सेल देखने को मिलेंगे। एक होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोन, ठीक है, और वो कोन क्या करते हैं, कोन ट्रांसफ़र करते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट को, मतलब बेसिकली जो ब्राइट लाइट हो, चमकीली लाइट होती है उसकी तरफ वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। और एक होते हैं रॉड, ROD रॉड, ठीक है। तो रॉड जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द डिम लाइट, मतलब एक होता है ना, दो पार्ट हो गए, एक होता है कोन और एक रॉड। कोन जो है वो हाई जो ब्राइट लाइट है, चमकीली लाइट है, उसकी तरफ सेंसिटिव होता है, और रॉड जो है वो आपका डिम लाइट की तरफ सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना। देखिए ये एक रेटिना है, ये आपका यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है। इस पॉइंट पर बेसिकली हम बात करें तो इस पॉइंट के पास आपका एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हो गया, ये एक जंक्शन हो गया जहाँ पर सेंसरी सेल्स जो होते हैं, जो सेंस करने वाले सेल्स होते हैं वो नहीं होते। जब सेंस करने वाले सेल नहीं होंगे तो वो विजन जो है मतलब आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप होते हैं ना, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो आप सामने देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आंखों को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत विजिबल होगा, बट बिल्कुल ही आप सीधा देख रहे हैं और सीधा देखते देखते आपके 90 डिग्री राइट में या 90 डिग्री लेफ्ट में आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो उसी तरीके से यहाँ पर उसके लिए आपको क्या, गर्दन को मूव करना पड़ेगा, नेक को सीधा रखते हुए आप नहीं देख सकते। तो उसी तरीके से इस पॉइंट पर जो है कोई भी सेंसरी सेल्स अवेलेबल नहीं होते, नहीं प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, विजन नहीं होता है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज अ, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। देखिए इम्प्रेशन ऑफ इमेज जो है वो तुरंत नहीं गायब होता हमारी रेटिना से। तुरंत गायब नहीं होता का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ देखी, सपोज करिए आप बैठे हुए हैं, आपने अपने सामने देखा, दीवार पे या बोर्ड है, कुछ भी है, तो उसको आपने एक बार देखा, आपने आंख बंद की, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गायब हो गया, वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ही सही, बट वो आपकी मेमोरी में, आपकी आंखों में वो स्टोर्ड रहता है एक तरीके से, ठीक है। ये लगभग आप ये कह लीजिए कि 1/16 ऑफ जो टाइम है, सेकंड, इतनी देर के लिए वो एक तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर रहता है, इमीडिएटली वो गायब नहीं होता रेटिना से। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर हम और बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, इसे भी देख लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बॉडी के अंदर? तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, डायग्राम में 65% आपका ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और बाकी एलिमेंट्स आपके 3.5% के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज, और यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा कौन सा है, दैट इज ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करें कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं, बेसिकली ये जो चार एलिमेंट्स हैं, ये चार एलिमेंट्स 96% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जो बॉडी का है वो बनता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फंक्शन ऑफ रिकमेंडिंग टू द गवर्नमेंट MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है, ये थोड़ा GS का क्वेश्चन आ गया है, बट कोई बात नहीं, हम इसमें देख लेते हैं, कोई नहीं। तो अभी देखिए ये कौन बताता है कि भाई MSP कितना रखना है? तो इसके लिए कमेटी होती है जिसे कहते हैं CACP। CACP क्या होता है? ये कमेटी है, बेसिकली इसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस।
बेसिकली एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या करता है, ये डिसाइड करेगा कि भाई किस फसल का क्या रेट रखना है, मिनिमम प्राइस रखना है, और फिर ये दोनों सीज़न जो खरीफ रबी जो सीज़न होता है और ख़रीफ की जो सीज़न होता है उन सब के लिए ये प्राइसिंग को डिसाइड करने का काम करता है। स्मॉलेस्ट पार्ट जो है बेसिकली स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये पूछी गया है यहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट बोन जो है वो आपकी ईयर के अंदर होती है, कान के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये वाला जो कान है आपका बेसिकली कान है, तो कान के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, मतलब इसको मैंने यहाँ पर एनलार्ज है इस फिगर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी आपको बोन्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर 3 बेसिकली जो बोन्स हैं मिडल ईयर के अंदर देखने को मिलती है। ये कान है, कान का मिडल वाला हिस्सा है। एक है मैलस, इनकस, और थर्ड वन इज़ दैट स्टेपल, ठीक है। तो ये आपकी सबसे अगर जिसमें भी हम बात करें तो स्टेपल जो है वो सबसे छोटी बोन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट जो बोन है वो इन तीनों बोन्स में से सबसे छोटी है, वो है स्टेपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट इज़ द स्टेपल। और इसका साइज़ जो है वो लगभग, अगर जो हम बात करें इसके साइज़ की, तो वो है आपका 3 mm इंटू 2.5 mm। 3 मतलब ये आप इसे कह सकते हैं 3/2.5 mm के अराउंड इसका जो है साइज़ देखने को मिलता है। ये तो हो गई बात छोटी आपकी जो स्मॉलेस्ट बोन है। अगर जो हम यहाँ पर बात करें लार्जेस्ट बोन की, तो वो है आपका फीमर। ये कहाँ पर आपका पैरों में देखने को मिलता है, लेग्स के अंदर, ठीक है। हैवीएस्ट और लार्जेस्ट बोन है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द स्मॉलेस्ट बोन, ओके ये ऑलरेडी हम ये क्या रिपीट क्वेश्चन हो गया क्या? ओके ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 19 है, बेसिकली 20 रिपीट हो गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन विद टाइप ए ब्लड। अब देखिए टाइप ए ब्लड, अभी इसको आप ऐसे समझिए कि एक लिक्विड पार्ट जो होता है, लिक्विड पार्ट किसका, लिक्विड पार्ट आपकी बॉडी का, जब वो ब्लड के साथ मिक्स होगा और वो जो ब्लड के साथ मिक्स होगा और उस ब्लड के अंदर सेल्स नहीं होंगे, है ना। जब सेल रहित बेसिकली जो ब्लड होगा उसके अंदर जब लिक्विड मिक्स होगा, उस पार्ट को बेसिकली डिवाइडेड होता है वो टाइप ए और बी के अंदर, टाइप ए और बी के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर टाइप ए ब्लड होगा उसे, अब देखिए इसको 2 चीज़ें और डिफ्रेंशिएट करके आप समझ सकते हैं इजीली। इसको आप ऐसे समझिए कि जो टाइप ए है, ठीक है, टाइप ए ब्लड जो होगा जिसके अंदर, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो होंगी बी टाइप की, ठीक है। और जो टाइप बी ब्लड होगा जिसके अंदर, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, उसके अंदर होंगी एंटीबॉडीज़ ए, ठीक है। और एक और चीज़ होती है टाइप ओ। तो टाइप ओ जो ब्लड होगा जिस भी व्यक्ति का, उसके अंदर ये दोनों मतलब ए प्लस बी टाइप की एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा है ए के अंदर, ए के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बी होंगी, एंटीबॉडीज़ ए नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 5, दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ जनरल साइंस। आई होप सो क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सिंपल क्वेश्चंस थे, टिपिकल नहीं थे बट इम्पॉर्टेंट थे। कई सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनको मैंने यहाँ से ढूंढ ढांड के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द।